हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर को। देखो बेटा, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं आपको जल्दी से हाईलाइट कर देती हूँ। हमने बेसिक्स कवर करते हुए ग्रुप 13 14 को कवर किया। ग्रुप 15 थोड़ा बड़ा है। ग्रुप 15 में कल हमने हाइड्राइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा, और आज हम ऑक्सो एसिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कल की स्लाइड में बेटा एक छोटा सा करेक्शन है। करेक्शन उनके लिए जिनको लगता है कि वो गलत हो गया, लेकिन बेटा इट्स मतलब ये कहते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी, आपको क्लियर सारी चीजें एकदम समझाई थी। लेकिन वही ना, जैसे केमिस्ट्री में होते हैं एक्सेप्शन, उसी तरीके से हमारी क्लास में भी कुछ बच्चे हैं जिन्हें हम कहेंगे एक्सेप्शन। ठीक है, तो पहली स्लाइड यकीन बैच का था, टुडेज गोल, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे 3। स्लाइड नंबर 4 पे एक छोटा सा करेक्शन था कि थर्मल स्टेबिलिटी वाले पॉइंट पे, क्या बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी वाले पॉइंट पे गलती से हमने इंक्रीजेस कर दिया, जो कि डिक्रीजेस आएगा। इस टॉपिक को कम से कम हम आधे घंटे तक पढ़ रहे थे, समझ में सबको आया। और ये ऑब्वियस है, ऐसा नहीं है कि हम छोटे क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे, और हम बोले मैम इसने मेरी पेंसिल ले ली तो हम कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, वो अंडरस्टूड था बच्चे, तो उस चीजों में अपना समय व्यर्थ ना किया करो बेटा। ठीक है, और सेकेंड थिंग, चैप्टर तो बड़ा है। एक बच्ची ने कहा मैम चैप्टर बहुत बड़ा लग रहा है। बेटा बड़ा है, पढ़ने में टाइम लगेगा, इतनी अगर ऐसे चीजें नहीं कर सकते ना हम। ऐसा भी नहीं है बेटा, आप लोग 11 12 क्लास के बच्चे, आपको ये तो अच्छे से पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर बड़ा है, उसे इस तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। ग्रुप 13 14 हमने कंप्लीट किया ना। ग्रुप 13 14 में जो ट्रेंड फॉलो हो रहा था सेम ग्रुप 15 से लेकर 18 तक है। ग्रुप 15 16 में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी 17 18 ग्रुप छोटे छोटे हैं, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां रिएक्शंस रिक्वायर्ड है वहां याद करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया है वहां याद करना पड़ेगा। जहां इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी हाईलाइट कर रहे हैं। क्या ये नोट्स इंपॉर्टेंट है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पूरी स्लाइड पे लिखा हुआ होता है, चाहे वो रिटन हो चाहे वो मैंने लिखा हो, बिल्कुल आपको याद करना ही करना है, समझना है। डाउट अगर कहीं पे है आप पूछ सकते हो, यार मैम ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, तो पहले अब मैं डाउट्स ले लेती हूँ जो बिल्कुल जेन्युइन डाउट्स हैं। देखो, प्रतीक्षा धैर्य, मैम ऑल ऑर्डर्स प्लीज एक बार दोबारा लिख दिया करो। एक बात बताओ बेटा, ऑलरेडी आपको पूरा ऑर्डर कितनी देर तक समझाया, सारी चीजों को रिलेट करके बताया था, कल की ही क्लास है। थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी कल एकदम कंसेप्चुअली आपको पूरा समझाई। अब उसमें अगर मैं सिंगल सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, सिंगल सिंगल सबका ट्रेंड दोबारा लिखूंगी, बेटा क्या ये टाइम किलिंग नहीं है? अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, हाँ मैम हमें नहीं समझ आता कि अगर हमसे पूछ लिया तो हम क्या ऑर्डर बताएं, तो बेटा वहां आप बिल्कुल रट्टाफिकेशन कर रहे हो। समझ में आ गया? मैंने डाउन द ग्रुप सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया, कौन इंक्रीज करेगा कौन डिक्रीज करेगा। अब इसमें अलग से लिखने में टाइम किलिंग नहीं है बेटा। हाँ, थैंक यू अंजलि, थैंक यू सौरभ। ठीक है, मामा यादव, बुंदेलखंड यादव एक नाम का बच्चा है, उसका एक डाउट है। डाउन द ग्रुप तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, एंड बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आपका पॉइंट एकदम सही है। बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्या बच्चे, नंबर ऑफ बॉन्ड। और डाउन द ग्रुप आते आते बॉन्ड तो सेम है ना, अगर अमोनिया है, PH3 है या ASH3 है, ऊपर से लेके नीचे तक बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम है। इसीलिए हमने कल बॉन्ड ऑर्डर का जिक्र भी नहीं किया। बॉन्ड ऑर्डर का जिक्र हम तब करते हैं जब बॉन्ड ऑर्डर वेरी कर रहा हो। क्लियर हो गया बेटा? मैम एक बार लास्ट में समराइज कर दीजिएगा सभी ऑर्डर्स। बेटा किया ना समराइज, कल की क्लास में मैंने आपको पूरा एक साथ बताया, एक बार लिखकर पूरा समझाया, फिर जो ओरिजिनल ऑर्डर था वो आपको लिखवाया, 3 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस किया, जहां पे ग्रुप 15 16 17 मेल्टिंग पॉइंट अलग लिखा, बॉइलिंग पॉइंट अलग लिखा, समझाया अलग, बिल्कुल सब कुछ बताया था बेटा। वो जो नोट्स है वो फाइनल है, जहां गलतियां होंगी कोई सी भी, और वो गलती नहीं होती बेटा, आपको समझाया मैंने एकदम सही था, वो अंडरस्टूड था। आप इतना बोल देते मैम एक करेक्शन है, मैं बिना किसी
हेजिटेशन का एक्सेप्ट करती हूँ और उस चीज को करेक्ट करती हूँ। ठीक है बेटा। प्रतीक्षा, मैम ने एसिडिक भी डिक्रीज लिखा नीचे। प्रतीक्षा बेटा मेंशन करो एकदम करेक्ट, आप किस चीज के लिए बोल रहे हो। अज्वल हक, मैम थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कैसे बच्चे, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, और बॉन्ड को तोड़ना आसान हो रहा है यानी कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक है। स्ट्रेंथ वीक है तो उनकी स्टेबिलिटी कि वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे वो भी कम हो रही है। मैम N2O4 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर गलत है, क्या गलत हो गया अज्वल जी, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। N2O4 अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी शक हो तो आप वापस पूछ लीजिएगा। आपको डाउट है, चलो आज हम डाउट्स ही ले लेते हैं पहले आपके, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे परेशान होते ना बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे को लगता है वहीं सिलेबस रोक दिया जाए, पहले आपके डाउट्स लिए जाएं, क्योंकि बेटा मैंने हमेशा कहा है मेरा सिलेबस होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट आई वांट मेरे साथ साथ तुम्हारा भी कंप्लीट हो। जहां हम थोड़ा सा ट्रैक पे आने लगते हैं वहां कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा भी कंटेंट ज्यादा होने लगता है। दैट्स वाई मैं सोचती हूँ एक्सप्लेन पूरा अच्छे से करें, नोट्स आपके पास पूरे जाएं। दैट्स वाई समटाइम्स आई यूज टू प्रेफर कि चलो रिटन थोड़ा सा रख लेते हैं ताकि लिखने में कम टाइम की होगा, सिर्फ आपको समझाती चली जाऊंगी, वही कोशिश रहती है बेटा। लेकिन फिर कुछ बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। कल फिर भी सबकी स्ट्रक्चर बना बना के दिखाई थी। N2O4 की स्ट्रक्चर देख लो बेटा, कोई शक नहीं आएगा, देख लो। आपको N2O4 की स्ट्रक्चर में डाउट है ना, देखो बेटा ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, क्लियर। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 4, 1 2 3 4। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि भाई सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्योंकि सबको स्टेबिलिटी चाहिए। अब सबका ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो तरीका कुछ ऐसा होगा कि हम उनको 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंड कर दें। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, ठीक है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। अगर ये अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ये मैंने बताया था कि एक एक क्यों नहीं करते, अगर एक एक करेगा तो इसको हमेशा के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का छोड़ देगा, वो नहीं करना है, स्टेबल करना है, ठीक है। सेम एज इट इज इसने यहाँ पे ऐसा किया। क्या बोला था, जैसे ही सेंट्रल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तब जन्म लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो N2O4 में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड थे, तो ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी। तो इस केस में हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। रेस्ट यहाँ पे ये क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि पाई बॉन्ड इधर भी आ सकता है, ये इधर आ सकता है, तो बस ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। क्या ही दिक्कत थी बेटा, ठीक है। खुश अज्वल बेटा। सुमित दास, मैम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है। नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी क्या है बेटा, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया था, आपको डाउट आ रहा है, फिर से बता देते हैं बेटा। मैंने लिखा था बोर्ड पे कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी की भी बतानी है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है तो प्लस को मल्टीप्लाई कर दो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं बोला था मैंने। और अगर किसी की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में माइनस को मल्टीप्लाई कर दो किससे बेटा, वैलेंसी से। किससे, वैलेंसी से। तो इस तरीके से अगर आप नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, राइट। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा,
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई बेटा, दैट इज +5, और इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई बेटा, बताओ वैलेंसी कितनी, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर वो 4 से कम है तो वही वैलेंसी हो जाती है, अगर वो 4 से ज्यादा है तो 8 से माइनस कर देते हैं, 8 माइनस 5 3, तो -3 हो गई इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा एक होती है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, जब इसके NH2NP3 में से ये NS के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में, इनर्ट हो जाएंगे, तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करेगा, उसे हम कहते हैं इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ये आती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चे, क्लियर? देन हाँ यार मैम से गलती हो गई है, मैम ने थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, हाँ यार गलती हो गई, अब क्या उठक बैठक बोलोगे लगाने के लिए? नीतीश कुमार मैम आपने बताया था कि डाउन द ग्रोथ थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, बट फिर आपने बताया कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अभी क्लियर हो गया ना, बता दिया यार, गलती हो गई करेक्शन कर लेना। कंप्लीट योर बैकलॉग्स, ये कुछ बच्चे बीच में नेता बनते हैं, कुछ बच्चे बीच में पता क्या करते हैं, अपने बारे में बता के जाएंगे, लाइफ के लेसन्स दे के जाएंगे। अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, तुम सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। नजमुस शहादत, धृतराज, हाँ ब्रो वो शायद गलती से मैम ने लिख दिया, डोंट वरी आप सही लिख लो। थैंक यू नजमुस, ये होते हैं अच्छे बच्चे, इन्हें पता है क्या गलती हुआ है, ठीक है। धृतराज सेम पॉइंट। वैष्णवी मैम NO2 में तो सेकेंड ऑक्सीजन एटम से सिंगल बॉन्ड करके ऑक्टेट से कंप्लीट हो रहा है, तो फिर क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड? बेटा ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन, मानते हो नहीं मानते हो? अब उन 6 इलेक्ट्रॉन में से ऑक्सीजन कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता, राइट? सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन तब ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा जब उस पर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा और वो 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होगा, ध्यान रखना बच्चे। नम्रता गोचर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैम, या आप ब्रिज ऑक्सीजन साइड वालों को भी गिन रहे हो? फिर डाउट वाली स्लाइड पे मैंने डाउट पूछा तो सिर्फ ओनली 1 ब्रिज ऑक्सीजन बताया, सेम सिचुएशन इन बोरेक्स। मे बी आपको किसी ने गलत एक्सप्लेन किया है बेटा, मैं आपको P4O10 फिर से पूरा बता देती हूँ। सी कल बच्चों मैंने आपको P4O10 की स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, क्या कहा था मेरे बच्चों? 4 फॉस्फोरस बनाना इस प्रकार से, ठीक है जी। हर फॉस्फोरस के बीच में ये हमारे पास इस तरीके से ब्रिज ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। क्लियर बेटा? अब इस केस में इसे तो हम कहते हैं ब्रिज ऑक्सीजन। उसी तरीके से यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट था इन फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ, तो P4O6 में से हमने सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस पे प्रेजेंट लोन पेयर से इन 4 ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। क्लियर? तो ये जो ऑक्सीजन थी इसे हम कहते हैं एपिकल ऑक्सीजन, और बाकी सब क्या है बेटा? ब्रिज ऑक्सीजन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पे क्या बोला है? दैट यस बेटा, नेक्स्ट नम्रता मैम मुझे हाँ हो गया। जमशेद आलम, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। आपको तो ये भी नहीं पता बेटा आपका कंफ्यूजन क्या है, आप पूछो तो सही, हम क्लियर करेंगे ना उस कंफ्यूजन को, ठीक है। कंप्लीट, थैंक यू योर अमेजिंग क्लास, थैंक यू नजमुस बेटा। मेरे इस चैप्टर में कुछ समझ नहीं आ रहा, हाँ मशुआ नाम पता नहीं क्या है, मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, MSHUYA। बच्चे क्या समझ नहीं आ रहा ये एनालाइज करो पहले और उस डाउट को लिखो, ठीक है बेटा? इस तरीके से कि कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ये बताओ बेटा कितना समझ आ रहा है, ठीक है एक बार। और मैं रोज रोज ऐसा नहीं है कि मैं क्यों इन चीज को पढ़ती हूँ और तुम्हें सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पता यही सब रीजंस होते हैं बेटा कि हम हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए साल बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि नीट के अनलिमिटेड चांसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इन गलत चीजों में उलझे पड़े रहते हैं, क्योंकि हमने ऑफलाइन में ये चीजें फेस की हैं। जब बच्चा हमारी कोचिंग में पढ़ता था तो पास वाले से कंपेयर करके अपना
ईयर वेस्ट करता है। बच्चा वहां के मॉड्यूल के क्वेश्चन यहाँ पूछता है, फिर अगले साल वहां जाता तो यहाँ के वहां पूछता है, कहीं का नहीं रहता। सारी चीजों को एक साथ लेके रहोगे, कंफ्यूज होगे ही होगे। इसलिए काफी बच्चे जो बीच में आके सजेशन देके जाते हैं ना, ये कर लो वो कर लो, तो करो तो 100% करो। अगर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो 100% करो। आपको अपने टीचर्स पे अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपको टीचर ही नहीं प्रेफर करना चाहिए वो, ठीक है। क्योंकि बेटा बीच में जब आप रहते हो ना, कंफ्यूज जब आप होते हो, वो सबसे बेकार स्टेज होती है, वो उससे आपका ही लॉस होता है, टीचर का कोई लॉस नहीं होता, ठीक है बेटा। मैम मेरा नाम लिया माशाल्लाह, अच्छा नजमुस। नेक्स्ट मैम हाइड्राइड का एसिडिटी ऑर्डर क्लियर कर दीजिए। बेटा क्या कंफ्यूजन आया आयुषी सक्सेना? एसिडिटी का ऑर्डर हम कैसे देखते हैं? एसिडिटी बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो, जिसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है H+ आयन देने की, या जिसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, हम उसका एसिडिक नेचर को डिफाइन करते हैं, प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर भी। आदित्य सुमन डाउट, मैम आप मेरा डाउट नहीं देखते, टुडे डाउट। रिएक्शन विद हाइड्रोजन के पीपीटी में थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज बता रहे हैं। हमने आपका डाउट देख लिया है और आपका आंसर भी कर लिया है। तो आदित्य सुमन बेटा, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपका डाउट नहीं देखते। थैंक यू मैम फॉर द मार्वलस लेक्चर, थैंक यू बच्चे फॉर द मार्वलस रिप्लाइंग। चलो आई थिंक मैंने मैक्सिमम डाउट्स क्लियर कर लिए हैं। शांतिनाथ, कभी कभी मैम बहुत ज़्यादा गलत पढ़ा देती है यार, और इस टाइम पे तो इट्स सो डिसअपॉइंटिंग। बेटा जी इस तरह की नेगेटिविटी को स्प्रेड ना करे, या तो आप कंसेप्ट को लिखो वहां पर, और इस तरीके से अपने टीचर्स को जज ना करो, ठीक है। मैं पता है बेटा काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं इन चीज़ों को ना पढूं, बट ये इन चीज़ों को उन बच्चों के लिए पढ़ना पड़ता है बेटा जो सीधे सीधे सही ट्रैक पे चल रहे हैं, ठीक है। उनको आप सीधे ट्रैक पे चलने दो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसा कोई डाउट नहीं है। वो काफी बच्चों के नाम मैं नहीं ले रही हूँ जो सेम पॉइंट पे अटके हुए हैं। थर्मल स्टेबिलिटी आई थिंक वो स्टार्टिंग में क्लियर हो गया होगा। ब्राइटर भैया लेक्चर ऑसम था, ऑसम रहेगा, दैट्स लाइक माय स्टूडेंट। थैंक यू विकास। हाँ बच्चे मैं बोलूंगी उनको चैप्टर इंक्रीज करने के लिए, और हुए भी होंगे मेरे ख्याल से, इस बार रिवीजन के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अभिक दे, अभिक दे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सजेशन बच्चे। बाकी तो कुछ बच्चे इररिलेवेंट मैसेजेस। चलो बेटा थोड़ा सा एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑक्साइड्स का ट्रेंड समझ नहीं आया, अभी समझा देते हैं बेटा। बेटा एसिडिक नेचर is directly proportional to electronegativity, also directly proportional to oxidation state of central metal atom। अगर सब में central metal atom सेम है तो उस केस में एसिडिक नेचर किससे कंपेयर करोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे प्रेजेंट है, यानी कि उसके पास उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उतनी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, तो उतना ज्यादा एसिडिक हुआ। इफ मेटालिक नेचर इंक्रीज देन एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होना चाहिए। प्लीज यार कोई भला आदमी बताना इसे। बट मैम अब बोल रही हैं कि अकॉर्डिंग टू नेगेटिव एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, दे कंफ्यूज लिटिल बिट। कप्पा भैया ये आ ही जाते हैं हमारी हिट लिस्ट में, तो बड़े ही सम्मान के साथ हम इनके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बेटा जी वैसे तो मैं आंसर कर चुकी हूँ, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ठीक है। किसी भी फैमिली के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, चाहे वो नाइट्रोजन फैमिली हो चाहे वो ऑक्सीजन फैमिली हो, आई थिंक मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपस में ही बहुत प्यारा रिश्ता है, ठीक है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, क्लियर। तो अब ऑलरेडी अगर नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है तो वहां पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज होगी तो एसिडिक नेचर भी डिक्रीज होगा, क्लियर। प्रिया सिंह मैम क्यों इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? ऐसा लग रहा है बस रट्टा लगाना है। मैम जी प्लीज इस चैप्टर को कैसे पढ़ें बताएं प्लीज। मैम मुझे आप कभी रिप्लाई नहीं करते, बट प्लीज रिप्लाई कर देना बिकॉज आई एम रियली फीलिंग टेंस्ड। प्रिया बच्चे डोंट फील टेंस्ड, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर
क्लास में चीजें समझ आ रही हैं, रिवाइज कर रहे हो। अब मैं आपसे पूछूं कि बोरैक्स में कितने ब्रिज ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट थे, तो आपको एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने क्लास में अच्छे से पढ़ा है, उसको रिवाइज किया है, रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है बच्चे, आप इस बात को समझने की कोशिश करो। समझ में हमें आ गया, इस सब्जेक्ट को बदनाम मत करो यार। ऑलरेडी कंसेप्चुअल चल रहे हैं, हमने कोऑर्डिनेशन जैसा चैप्टर पढ़ लिया, डी एंड एफ पढ़ लिया, एस ब्लॉक पढ़ लिया, मेटलर्जी पढ़ लिया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया। ऐसा तो नहीं लगा था, कोऑर्डिनेशन में तो कितना मजा किया, केमिकल बॉन्डिंग में कितना मजा किया, बट जहां रिक्वायर्ड है कि भाई जो चीज है समझ ली, अब उसको याद तो करना है ना बेटा। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं लाओगे बेटा, जब तक सब्जेक्ट से प्यार नहीं करोगे, सब्जेक्ट आपको प्यार नहीं करेगा, ये ध्यान रखना बेटा। अगर चाहते हो इनऑर्गेनिक में मार्क्स आए तो इनऑर्गेनिक भी को भी टाइम चाहिए, आपको उसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके बेटा सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, एंड सब्जेक्ट टीचर को भी। अगर आप जब तक चीजों पे ट्रस्ट नहीं करोगे बेटा, थिंग्स विल टेक टाइम, आप सब्जेक्ट को जज करते रह जाओगे इस साल, और अगले साल फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है प्रिया, बिल्कुल टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है। एक बार लेक्चर ओपन करके देखो बेटा, हम हर चीज का रीजन पढ़ रहे हैं, बेसिक्स पढ़ रहे हैं, वो बेसिक्स की वजह से ही अब हमारे क्लास का लेक्चर स्मूथ चल रहा है। काफी रीजन हम पढ़ चुके हैं। अब मैं हर क्लास में इनर्ट पेयर इफेक्ट पे आधा घंटे तक बोलूं, टाइम किसका किल होगा? आपका, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट को तो हमने पहली क्लास में क्लियर कर लिया था, जिस दिन हमने ग्रुप 13 शुरू किया था। क्लियर? क्योंकि जो बच्चे बीच में जागते हैं ना सोते सोते, आपकी बात नहीं कर रही बच्चे, पर कुछ बच्चे हैं जो बीच में जागते हैं, अच्छा आज क्या चल रहा है चलो देख लेते हैं, अच्छा आज ये पढ़ाया जा रहा है चलो देखते हैं, फिर सोचते हैं यार मैम ने तो अंडरलाइन कर दिया पीपीटी। अरे भाई मैम ऑलरेडी बेसिक सारे समझा चुकी है, दैट्स वाई मैम अब स्मूथ चल रही है आप लोगों के साथ। ठीक है बच्चे, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू प्रिया। सौरभ अग्रहरी, मैम मुझे सिर्फ एक डाउट है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी में आपने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, लेकिन फिर आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी में बताया कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और बाकी सब कुछ टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया। कहाँ मतलब कंफ्यूजन हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है जी, एंड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। बेटा वहां पर जो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? क्या है वो? हाइड्राइड है और ये ऑक्साइड है, दोनों एकदम अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन ऑक्साइड के साथ जब नाइट्रोजन था तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे तो रिलेशन ही बदल गया ना। तो दोनों को अलग अलग चीज की बेसिस पे कंपेयर करेंगे। ओके सौरभ। गुलशन शर्मा, अच्छा लगा मैम, यू वर्क हार्ड फॉर अस, थैंक्स अलॉट मैम, थैंक्स अलॉट बच्चे, आप जैसे बच्चों के लिए ही इतना एफर्ट्स हो रहे हैं, डोंट वरी मैम। कल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्लियर कर दीजिएगा। हे मेरे भगवान, इतनी देर तक कल समझाया है यार, ग्रुप 15, 16, 17 सबके हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कल ही तो डिस्कस किया है। डाउन द ग्रुप में इंक्रीज वाइल इन कंपाउंड फॉर्म। बेटा जब कोई कंपाउंड है जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग तरीके से वेरी करेगा। भाई अमोनिया नेचुरल स्टेट में एक गैस है और नाइट्रोजन अपने एलिमेंटल स्टेट में एक अलग चीज है, वो डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन जब वो किसी के साथ कंपाउंड बना चुका है तब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग चीज पे डिपेंड करेगा ना बेटा। एक है सिंपल दूध गर्म करना है और एक खीर गर्म करनी है, तो खीर इज अ कंपाउंड, दूध एलिमेंट, अ काइंड। एक एग्जांपल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब वो किसी और के साथ कंपाउंड बना चुका है कोई भी एलिमेंट, तो हाउ वी कैन कंपेयर अ सेम प्रॉपर्टी विद द सेम रीजन? नेवर एवर। समझ आ रहा है बच्चे? जब नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स डिस्कस कर रहे थे तब एसिडिक नेचर अलग तरीके से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर जब एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जा रहा है तो वहां पर बिल्कुल ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज हुआ ना, तो वहां पर एसिडिक नेचर कैसे कंपेयर किया जा सकता है? जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, समझ में आ रहा है बेटा? डिफरेंस को समझने की कोशिश करो। दैट्स व्हाई प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं कि यहाँ क्या रीजन रहेगा। एक नॉर्मल कोई भी एलिमेंट है, भाई जिस एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्लास में 4 बच्चे हैं, चारों सिंगल है, चारों में से कौन सबसे ज्यादा सीरियस कब होता है? एक जना पिटाई खाने पर होता है, एक जना डांट खा के हो जाता है, एक जने को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। लेकिन चारों की शादी हो गई, चारों रिस्पॉन्सिबल हो गए, अब प्रॉपर्टीज अलग तरीके से वेरी कर रही है।
कि कौन ज्यादा अपनी लाइफ को लेके सीरियस है, तो दैट इज द अदर थिंग, दैट्स व्हाई रीजंस आर वेरिंग। ठीक है बेटा जी। पायल, कप्पा भैया, ओ सॉरी वो तुमसे बस लिखा है, समझ गया, सॉरी। पता नहीं किसका क्या रिप्लाई करते रहते हो तुम लोग आपस में। बच्चों का बस चले तो यहीं पे डेटिंग ऐप बन जाए। मधु मधु कप्पा भैया के लिए क्लैपिंग्स कर रहे हैं, कुछ अच्छा लिखा था कप्पा भैया ने, हम भी पढ़े। अच्छा कप्पा भैया की लाइंस के लिए, ओ हम भी पढ़ देते हैं। तो ये कप्पा भैया कौन है क्या है नहीं पता, इनको अपना नाम शायद कम पसंद है, तो ये इस नाम से ज़्यादा हिट होना चाहते हैं, तो इन्हें कर देते हैं आज। ठीक है, इन्होंने लाइंस लिखी हैं, मैच्योरिटी इज नॉट बाय एज बट द एक्सेप्टेंस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली you becomes early mature when you know your father's income less than your monthly expenditure. Still they fulfill your all demands by kill their needs. Time to give back. Then पूरा सीन बदल देगा तू। एक बात बताओ यार कप्पा भैया, किसी ने मांगा आपसे यहाँ पे इतना ज्ञान? हाँ, अपना प्रोफाइल सेट करो बेटा, ये ज्ञान बांटने के लिए थोड़ी ना पीडब्ल्यू का यकीन बैच का ऐप है और बच्चे क्लैपिंग्स कर रहे हैं। मतलब क्लास इम्पोर्टेंट, इन चीज़ों को आप लोग प्रेस कर रहे हो। हाँ, तो ऐसा करते हैं कप्पा भैया को बुला लेते हैं कभी इधर, हैं हम भी मिल लेते हैं कौन है ये। ठीक है कप्पा भैया, काफी बार लिखते हैं। थैंक यू शीतल, थैंक यू देवाशीष, थैंक यू श्रद्धा। आई थिंक मैं मैक्सिमम चीज़ों से गो थ्रू हो गई हूँ। ठीक है, पायल सहानी डाउन द ग्रुप, बेटा मैंने वो करेक्शन कर दिया है थर्मल स्टेबिलिटी वाला, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आशिया खातून, शोर ना मचाओ सभी, जब पता ही है प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ठीक कर लो ना सभी, एक ही कमेंट करते हो जाते हो कड ही यार, थोड़ा अपना ब्रेन यूज करो। इसलिए मैम भी ऐसा किया होगा, नालायको समझो मैम का इशारा। आई लव यू बच्चे, आई लव यू आशिया, दैट्स लाइक माई स्टूडेंट। एम आर का अर्जुन, कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में ही एक ही स्लाइड में कॉन्ट्राडिक्शन, मैम आप टाइप करवा के ही लाओ, कम गलतियां होंगी। अच्छा, थैंक यू फॉर योर सजेशन। चलो बेटा जी, आई थिंक हम गो थ्रू हो गए हैं। चलो, हाँ सारे डाउट से गो थ्रू हो गए। टाइम लगा 27 मिनट्स अप्रॉक्स हमें लगे, लेकिन नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि वो बच्चे जो थोड़ा सा भी परेशान थे उनके डाउट्स क्लियर हो गए। ठीक है बेटा, तो हर 2 दिन में 1-2 दिन में हम वो सब चीज़ें लेते रहेंगे। एक बार ग्रुप 15 कंप्लीट हो जाए, आपके साथ एक क्वेश्चंस का राउंड रखूंगी मैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस का राउंड रखूंगी, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्वेश्चंस का राउंड रखेंगे, उस टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे चीज़ें। अभी आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे का किसी भी तरह का कोई डाउट हो, इवन कप्पा भैया आपको भी कोई डाउट हो बेटा, आप डाउट पूछो, आप प्रॉब्लम पूछो। अब आप वो बच्चे नहीं हो कि मैं आपको ये बोलूं बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, पढ़ना तो है, तभी तो नीट की कोचिंग कर रहे हैं। क्यों भाई, मानते हो नहीं मानते हो? नीट की कोचिंग इसलिए कर रहे हो ना, डॉक्टर बनना है। और बेटा गलती से ही सही या प्रेशर में आके ही सही, आपने फील्ड वो सिलेक्ट कर लिया है जहां पर आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। मतलब अभी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जब जब कॉलेज पहुंच जाओगे तब भी पढ़ना है, पढ़ाई खत्म हो जाएगी डॉक्टर बन जाओगे तब भी पढ़ना है, स्पेशलाइजेशन करोगे तब भी पढ़ना है, डॉक्टर बन गए तब भी पढ़ना है। थोड़ी ना वही पैरासिटामोल देते रहोगे, चीजें वेरी करेंगी। नहीं नहीं, कोरोना नई बीमारी आई, रिसर्च नहीं करोगे। डॉक्टर्स जिनको हम भगवान का रूप बोलते हो, बस एक ही चीज बोलूंगी, डॉक्टर बनना तो अच्छे डॉक्टर बनना। ठीक है, इतना ध्यान रखना बेटा, अच्छे डॉक्टर्स बनना, क्योंकि आजकल जो चल रहा है उन सभी चीज़ों से आप अपडेटेड हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, एंड आई रिस्पेक्ट दिस जॉब अ लॉट। बट बेटा अपनी पर्सनैलिटी को भी इन्हेंस करो अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लगभग 30 मिनट्स तक मैं आपको डाउट्स बताती रही हूँ, आपसे बातें की हैं। फिर भी किसी को किसी भी तरह का कोई शक हो, विदाउट हेजिटेशन पूछा करो यार, डाउट लिखा करो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये हो जाता, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चे परेशान थे, और बच्चे परेशान होते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बच्चा है, इनोसेंट बच्चा है, मैं मिली भी थी सीकर पाठशाला प्रकाश, काफी परेशान हो रहे हैं जब से डेट आई है। बच्चे परेशान क्यों हो रहे हो? नीट की डेट अगर आई तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि जो नहीं होना था, एग्जाम तो होना था। बच्चों आप अपने आप को अफेक्ट क्यों करते हो इस चीज से कि टेस्ट पोस्टपोन हो गया, टेस्ट प्रीपोन हो? टेस्ट होना था,
ये उसी दिन तय था जब हमने डिसाइड किया था कि यस हमको कोचिंग करनी है, यस हमको मेहनत करनी है। ये डिसाइडेड उसी दिन था। तो काहे परेशान होते हो मेरे प्यारे बच्चों? बच्चों बिल्कुल परेशान, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और आप कर रहे हो, आपके इंटेंशंस प्योर हैं, आपकी मेहनत अगर रियल है तो पेपर का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो आपको फर्क नहीं हो पड़ना चाहिए। आप अपने आप से आंखें मिला सको कि यस मैंने मेरा बेस्ट दिया था, नथिंग मोर देन दैट। मैं कभी बोलूंगी ही नहीं आपको कुछ। आज अगर आप टेस्ट सीरीज में एक एक टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, 350, 400, 500 नंबर भी आए, तो मैं अभी भी कह रही हूँ सिलेक्शन हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि आप कर रहे हो या सिर्फ सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप बहुत प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये याद रखो यार। क्यों बार बार कोई टीचर आपको मोटिवेट करे? अलग सर ने भी कहा था, तरुण सर ने भी, काफी टीचर्स आपको बोलते हैं कि योर पेरेंट्स आर योर मोटिवेशन। जब भी आपको लगता है कि यार पेपर पास आ रहा है, क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, जैसा सोचोगे वैसा होगा। आपने सुना होगा ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। दिस इज फैक्ट। आपका बिलीव बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आप जब किसी चीज पे बिलीव करते हो ना तो आपके एक्शंस उसी डायरेक्शन में होते हैं। जस्ट बिलीव कि मैं मेरा बेस्ट दूंगा, तो अपने एक्शंस पे वर्क करो। रोज थोड़ा ज्यादा करना है, नथिंग मोर देन दैट। इसलिए बच्चों चैप्टर बड़ा है, रहेगा, हमें छोटा करना है। कैसे? कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए, समझते हुए, जो रिएक्शंस रिक्वायर्ड है उनको पढ़ते हुए। ठीक है बेटा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में पढ़ा रही हूँ, फिर भी अगर लगता है कि नहीं मैम, मैं अभी भी बोल रही हूँ, क्योंकि हर टॉपिक को हम ऑलरेडी सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग कि चलो ठीक है आज थोड़ा सा आपको पीपीटी फॉर्मेट में पढ़ा देते हैं, ताकि टाइम कम किल हो और एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो। बट फिर भी अगर प्रॉब्लम फेस करोगे मैं पूरा आपको हैंड रिटन पढ़ा दूंगी। लेकिन बात वही है बेटा, पढ़ना तो फिर भी वही है, पढ़ना तो फिर भी वही है, रिएक्शंस वही रहेंगी, याद वही करना है। ग्रुप 13 14 पूरा फ्री हैंड पढ़ा था, टाइम ज्यादा लग गया था, तो मुझे बस ये है कि 15 में कंटेंट ज्यादा जाए, एक्सप्लेनेशन ज्यादा जाए, रादर देन कि भाई कोई ना कोई चीज स्किप ना हो जाए। ठीक है बच्चे जी, तो आई थिंक आपके काफी डाउट्स क्लियर हो गए, और फिर भी ना हो पाए हो तो परेशान मत होना। अपने दिमाग में जिस तरीके की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जस्ट पुट डाउन ऑन दैट कमेंट सेक्शन। इफ यू रिक्वायर्ड मोटिवेशन, आई मोटिवेट यू ऑल। अगर आपको कहीं पे किसी भी चीज पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको मोटिवेट करूंगी उन चीजों के लिए। ठीक है, आज मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। अब तक जो भी हमने ग्रुप 15 पढ़ा, रिवाइज करके आना, कल की क्लास पे मैं आपको क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। ठीक है, तो एक क्विक गो थ्रू रिवीजन हो जाएगा कंसेप्ट्स का भी, जैसे ग्रुप 13 14 के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एज इट इज ग्रुप 15 के। ठीक है, चलो बेटा बढ़ते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है जो ग्रुप 15 की नाइट्रोजन फैमिली है ना, उसमें हम ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस डिस्कस करेंगे। आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं P4O6 P4O10। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, यानी कि हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बोलेंगे। हैलोजन फिर कल बाहर आई, हैलोजन के साथ नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, हैलाइड्स बनते हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट हैलाइड्स हमारे पास हैं PCl3 PCl5। PCl5 का पच्चा चिट्ठा हमने पहली केमिकल बॉन्डिंग में खोल दिया था, यहाँ पे सिर्फ गो थ्रू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीजें वापस से एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। दैट डिपेंड्स कि आप रेडी हो उसी तरीके से सुन के समझने के लिए। ठीक है, तो PCl3 PCl5 के बारे में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की बातें करेंगे। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि वो एक हैलोजिनेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ये हमने ऑर्गेनिक में भी देखा था। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, वो एलिमेंट जिसके पास डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ हो और OH उसके साथ बॉन्डेड हो, उसे हम कहते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो ये ऑक्सो एसिड इसके डिस्कस करेंगे, H3PO4 H3PO3 H3PO2 ऑलरेडी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने एन फैक्टर पढ़ लिया होगा, तो नहीं भी पढ़ा होगा तो हम समझा देंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, लाइक नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, उनकी प्रिपरेशन। नाइट्रेट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, तो उसका एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है ब्राउन रिन टेस्ट। आई डोंट थिंक कि हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, आज हम यहाँ तक भी कवर कर ले, हमारे लिए काफी होगा। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, तो बच्चे परेशान नहीं होना है, आपको ये भी जानना है कि हम टाइम टेबल सेट कर तो वो भी कर देंगे, स्ट्रेटेजी पूछोगे वो भी बता देंगे, लेकिन प्रॉब्लम के पीछे मत भागो यार, सॉल्यूशन के पीछे भागो। ठीक है, तो 3 इडियट्स का डायलॉग तो सबने सुना हुआ है, कामयाबी
जक मार के आपके पीछे आएगी। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो यार, करो मेहनत। ये नहीं कि हम बस हार्डवर्क कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। मैंने कहा ना, रात को सोने से पहले एक पेज पे लिखो आज मैंने क्या किया, और अगले दिन का टारगेट पता है क्या होना चाहिए, इससे थोड़ा ज्यादा करना है। बस यही आपके लिए बहुत 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 बड़ी सक्सेस है कि रोज थोड़ा ज्यादा करो। सबका अपना तरीका होता है पढ़ने का, किसी का तरीका सेम नहीं होता, ठीक है। चलो बेटा, आज मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ज्यादा ही मोटिवेट कर दिया है, बट प्लीज यार बच्चों, यकीन बैच बहुत अच्छा बच्चा बैच है, बहुत मेहनती बच्चे हैं ट्रूली। ये मेरा हर टीचर से डिस्कस होता है तो सभी ये कहते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। तो ये मेरा इसलिए, जब बच्चे अच्छे होते हैं ना बेटा, बच्चों से एक अलग अटैचमेंट होती है, बच्चों की चिंता होती है। तो बेटा आप लोग इस टाइम पे प्लीज बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि हमारा मोटिवेशन आप लोग हो। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अगर पढ़ते हो, मेहनत करते हो, आपका सिलेक्शन होता है ना, हम अलग ही अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करते हैं यार ये बच्चे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, हम लोग आपके साथ है एंड तक। एंड तक सब कुछ हो रहा है ना बेटा। जब मैं याद करो, जब इनऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू ही किया था मैंने, एकदम से बच्चे आए थे, फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन, फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन, फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन, चल गया ना, स्टार्ट हो गया ना। कहीं देखना क्या कहीं और होता है ऐसा? कहीं नहीं होता बेटा, सिलेबस करा के छुट्टी। तो अभी मैं जो बहुत ज्यादा तेज नहीं भाग रही हूँ, उसका एक रीजन है। आई वॉन्ट कि दिस चैप्टर में आपकी चीजें क्लियर हों। एक दिन में एक फैमिली भी कंप्लीट हो सकती है पता है, बट नहीं करना यार, उतना ही देना है जितना यहाँ पे जाएगा, समझ में आएगा और याद हो जाएगा। ज्यादा दे दिया तो क्या क्या एक दिन में याद करोगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं बेटा आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं कुछ समझाने जा रही थी इधर, चलो कोई बात नहीं, स्किप हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा आज की क्लास की तरफ। यस, फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब एक बात बताओ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात की जा रही है? हाँ जी मैम बिल्कुल। अभी लेफ्ट में देखना ही नहीं है, जहां मैं समझा रही हूँ उधर ध्यान देना है बेटा, इधर देखना ध्यान से। हमारे पास जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, हमारे पास जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, लाइन टेढ़ी हो गई, हाँ बेटा, ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उनकी वैलेंसी होती है 3 और हैलोजन की वैलेंसी होती है 1। तो ये जो हैलाइड्स बनाएंगे, ये किस टाइप के बनाएंगे बेटा? EX3 टाइप के बना सकते हैं। लेकिन ये अपनी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांचों को यूज करते हुए भी कंपाउंड बनाते हैं, तो ये किस टाइप के बनाएंगे बेटा? EX5 टाइप के भी बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बिल्कुल मैम बनाएंगे। यहां पर ये तो क्लियर है कि हैलोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन कौन सा? फ्लोरीन है। फ्लोरीन तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर इसको फ्लोरीन मानते हैं तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3 और इस पे आएगी +5। फैजान रूल जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, जो यहाँ पर भी बार बार रिपीट हो रहा है, क्या कहता है बेटा फैजान रूल? कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। अगर कैटायन एनायन सेम है तो उस केस में किस पे डिपेंड करता है? दैट इज चार्ज ऑन आयन। तो आयन पे चार्ज किसके ज्यादा है? EX5 पे, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट 5 में एग्जिस्ट करते हैं उनका कोवेलेंट कैरेक्टर कंपैरेटिवली, इन्हें ट्राइहैलाइड बोलते हैं, इन्हें पेंटाहैलाइड बोलते हैं, ये कंपैरेटिवली मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं और इनमें कुछ आयनिक भी एग्जिस्ट करते हैं। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो क्या पॉइंट्स है बेटा? 1 बाय 1 जल्दी से गो थ्रू हो जाते हैं। हैलाइड के टाइप बेटा कैसे होंगे? 2 ही हैलाइड बन सकते हैं, एक EX3 टाइप, अभी मैंने आपको बताया कैसे बनेगा, दूसरा बेटा EX5 टाइप, अभी आपको बताया कैसे बनेगा, दैट इज ट्राइहैलाइड पेंटाहैलाइड। जितने भी ट्राइहैलाइड्स हैं, जितने भी ट्राइहैलाइड्स हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन, सारे के सारे कैसे हैं? स्टेबल हैं। भाई नाइट्रोजन वाला स्टेबल क्यों नहीं है? नाइट्रोजन वाला स्टेबल कंपैरेटिवली कम इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन खुद बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब इस केस में जो बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं वो कंपाउंड तो बना लेगा लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सिर्फ NF3 स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
ये फ्लोरीन यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यही स्टेबल होता है ट्राई हैलाइड किसका, नाइट्रोजन का। कभी भी आपको NCl3, NBr3, Ni3 देखने को नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो ये जो NCl3 एग्जिस्ट करता है दैट इज हाईली एक्सप्लोजिव, दैट इज माइल्ड एक्सप्लोजिव इन नेचर। BiF3 ट्राई हैलाइड है बिस्मिथ का, दैट इज आयनिक, ये नेचर में कैसा होता है बेटा, आयनिक। बाकी सभी हैलाइड्स कैसे होते हैं, कोवेलेंट। अब बेटा अब यहां पर मैं बार बार फेजान रूल एक्सप्लेन करूं तो ये वापस ग्रुप 15 में चीजें रिपीट हो रही हैं। जब जब हम किसी का भी नेचर डिफाइन कर रहे होते हैं कि वो कोवेलेंट होता है या आयनिक होता है, दैट्स ऑल डिपेंड, ये हम किसके बेसिस पर बात करते हैं, ये हम बात करते हैं फेजान्स रूल के बेसिस पे। ठीक है, तो कैटायन का साइज जितना छोटा होता था कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता था, आयनिक कैरेक्टर उतना कम होता था। लेकिन यहाँ पर जो कैटायन है बिस्मिथ, उसका साइज बहुत ज्यादा है, साइज बहुत ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो ड्यू टू फेजान्स रूल BiF3 आयनिक होता है, बाकी सब के सब कोवेलेंट होते हैं। नेक्स्ट बेटा, नाइट्रोजन जो है ये कभी भी पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी ही 4 होती है। तो पेंटा हैलाइड क्यों नहीं बना सकता, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। कोवेलेंट कैरेक्टर ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स में से पेंटा हैलाइड का ज्यादा होगा, समझ आ रहा होगा बेटा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कंक्लूजन कहां से आए, फ्रॉम फेजान्स रूल। अब यहाँ पे बेटा पॉज करो वीडियो, ये नोट्स नोट डाउन करो साथ साथ, और अगर कोई डाउट आता है तो तुरंत नीचे कमेंट सेक्शन में अभी लिख दो। ये होता है बेटा प्रोडक्टिव पढ़ना। ठीक है, चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, हैलोजेंस वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन से हमने हैलाइड्स बनाए, हैलाइड्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो हैलाइड्स फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो हैलाइड्स लाइक NCl3 हो गया, PCl3 हो गया, ASCl3 हो गया, SbCl3 हो गया, BiCl3 हो गया, राइट। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब भी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में वाटर के पास H+ होता है, OH- होता है। हाइड्रोलिसिस हमने और भी रिएक्शंस का करवाया है। तो अब उस केस में हाइड्रोलिसिस में अब इनमें कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा, कौन बेस की तरह बिहेव करेगा। इन एक्चुअल होता क्या था, OH-, हमने क्या कंडीशन लिखी थी कार्बन फैमिली में हाइड्रोलिसिस होने के लिए कि भाई सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें OH- जाकर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो जब हम SiCl4 का हाइड्रोलिसिस करा रहे थे तो वहां पर सिंपली SiOH4 का फॉर्मेशन हुआ था। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखना, यहां पर तीनों हैलोजन रिप्लेस हो गए बेटा, किससे बेटा, यहां पर NCl3 से। अब ये जो NCl3 है इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि देखो बेटा डिफरेंस है। आपको अगर ये लगता है ना कि मैम रिएक्शंस याद करने में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने क्या कहा था, हाइड्रोलिसिस होने के लिए पानी टूटकर जो रिएक्शन करता है उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। क्या बेटा, पहली कंडीशन यही थी कि सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि सेंट्रल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा यहाँ पर है, नाइट्रोजन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैसे डिसाइड होगा, दोनों की लगभग बराबर होती है। फॉस्फोरस क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ASCl3 में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर वाटर रिएक्ट करता है अलग अलग तरीके से और रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। जब NCl3 वाटर के साथ रिएक्ट किया तो तीनों क्लोरीन हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गए, तो यहां से फॉर्मेशन हुआ अमोनिया का और HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन हुआ। एज इट इज बेटा जब PCl3 रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो H3PO3 और साथ में HCl निकल गया, HCl सब में निकल रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट बेटा ASCl3 के साथ आर्सेनिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, SbCl3 के साथ SbOCl
का फॉर्मेशन हुआ, BiCl3 के साथ BiOCl का फॉर्मेशन हुआ। बेटा फॉस्फीन, फॉस्फीन का मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, एक बार NCERT से इसको रीड करना, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको कल की क्लास में लिखवाऊंगी। तो ये जो रिएक्शंस हैं, जो हैलोजेंस होते हैं हमारे पास, जो हैलाइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, अभी हमने कहा था कि स्टेबल नहीं होते, जितने भी ट्राइहैलाइड्स होते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को छोड़ के सारे स्टेबल होते हैं। तो उसका रीजन समझ में आ गया होगा। क्लियर बेटा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनसे गो थ्रू हो जाना, यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा कभी नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस की, तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट हैलाइड्स हैं, एक है बेटा PCl3 और एक है PCl5। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैलाइड है और दोनों बहुत ही इजी से हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अभी हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं रफ में समझा रही हूँ बेटा, ठीक है, आगे मैं आपको सारी चीजें रिटर्न में दे ही रही हूँ। सिंपल, जब फॉस्फोरस को लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट करवाओ तो PCl3 बनता है, जब फॉस्फोरस को एक्सेस क्लोरीन से रिएक्ट करवाओ तो PCl5 बनता है। सल्फ्यूरल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, PCl3 PCl5 रिस्पेक्टिवली बन जाता है, दो प्रिपरेशन। प्लस PCl3 का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी पड़ी हुई है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालो, शेप बताओ एज इट इज PCl5, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बताओ, शेप बताओ। PCl5 गैसियस स्टेट में sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉलिड स्टेट में ये अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस PCl6 माइनस, जहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी होता है, sp3d2 भी होता है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। दोनों की स्ट्रक्चर और दोनों की केमिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक ही है कि दोनों अच्छे हैलोजिनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने ये ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ है। PCl3 और PCl5 का यूज करके आपने डार्जन रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो वहां पर थायोनाइल क्लोराइड यूज हुआ था, लेकिन PCl3 PCl5 यूज करके भी इथेनॉल के साथ आप फॉर्मेशन कर सकते हो एल्काइल हैलाइड का। वही पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अब एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी बेटा? प्रिपरेशन की। हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन PCl3 की और PCl5 की। देखो बेटा पैरेलल चलेंगे, एकदम पैरेलल चलेंगे। फॉस्फोरस इनिशियली व्हाइट लेंगे, क्लोरीन ड्राई फॉर्म में होता है, लिमिटेड अमाउंट में होता है, PCl3 का फॉर्मेशन करता है। जब हमारे पास क्लोरीन एक्सेस में होता है तो PCl5 बनता है। दोनों रिएक्शन लगभग सेम है, दोनों रिएक्शन लगभग सेम है, ये PCl3 की और ये PCl5 की, तो दोनों में पैरेलल चलेंगे ताकि याद एकदम हम साथ साथ करें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो सेकेंड प्रिपरेशन, यही फॉस्फोरस, यहां पर भी यही फॉस्फोरस। रिएक्शन किसके साथ कराइए बेटा? मैं हाईलाइट करती जाती हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर SOCl2, इसे बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, और यहाँ पर SOCl2, इस चीज का डिफरेंस है, दैट इज सल्फोनाइल क्लोराइड। यहाँ पर स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक है, उसे हम करेक्ट कर देते हैं, दैट इज थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहां से थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? यहां से SO2 गैस निकलती है एज अ बाय प्रोडक्ट एंड H2Cl2, दैट इज सल्फर मोनोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर जब इसी फॉस्फोरस की रिएक्शन हम सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो यहां से PCl5 बनता है और बाय प्रोडक्ट SO2 निकलता है। ये कलरलेस ऑयली लिक्विड है और ये येलो व्हाइट पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये कलरलेस ऑयली लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये येलो व्हाइट पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? इसकी बात करें, दैट इज ऑल्सो फॉर्म्स फ्यूम्स इन एयर, ये भी फ्यूम्स का फॉर्मेशन करता है एयर में। बड़ा पैरेलल था, दोनों का क्लियर हो गया। PCl3 PCl5, फॉस्फोरस लिमिटेड ऑक्सीजन लिमिटेड क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन PCl3 बनेगा,
एक्सेस क्लोरीन PCl5 बनेगा। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ PCl3 बनेगा, साथ में H2Cl2 निकलेगा और SO2 गैस निकलेगी। यहां से भी SO2 गैस निकलेगी लेकिन H2Cl2 नहीं निकलेगा। यहां पर रिएक्शन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। ये एक कलरलेस ऑयली लिक्विड है। ये हमारे पास क्या है बेटा, येलो व्हाइट पाउडर है। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, ये भी फ्यूम्स फॉर्मेशन करेगा, ये भी फ्यूम्स फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट, जब हम इसी PCl3 का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी कि मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहां से ये फॉर्मेशन करता है H3PO3 का। यहां पर हुआ क्या है, यहां पर H3PO3 का फॉर्मेशन हुआ है, साथ में यहां से क्या निकल गया बेटा, HCl की व्हाइट फ्यूम्स निकल गई। तो यहां से H3PO3 बनता है PCl3 का हाइड्रोलिसिस कराने पर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, क्योंकि इन्हें भी आज हम डिस्कस करेंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। और यहां पर देखो बेटा, PCl5 का हाइड्रोलिसिस कराया, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कराया, पहले निकला POCl3 व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl के साथ। फिर इसका फर्दर हमने रिएक्शन कराया वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन होता है H3PO3, दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्लियर बेटा। इस तरीके से इनका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यहाँ पर इनको एक बार नोट डाउन कर लो बेटा, वीडियो पॉज करके साथ साथ लिखो बेटा आप, क्योंकि आप अगर अलग अलग चलोगे ना तो आप कंफ्यूज होते चले जाओगे। यस बेटा, नोट डाउन कर लिया होगा सबने, ठीक है। ऐसे में क्या करो बेटा, साथ साथ एक बार समझ में आ गया, बिना देखे लिखने की कोशिश करो, फिर अपनी रिएक्शंस मैच करो। ऐसे भी करके देखोगे ना बेटा, आपको इनऑर्गेनिक इजी लिखने लगेगी और चीजें लिख लिख कर ही याद होंगी, ये ध्यान रखना बेटा। जितना चीजें लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत फायदा है। नेक्स्ट देखो बेटा, इन्हीं PCl3 और PCl5 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, वही कंटिन्यू चल रहा है। PCl3 हो या PCl5 हो, दोनों के दोनों क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग हैलोजिनेटिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग हैलोजिनेटिंग एजेंट यानी कि हैलोजन का एडिशन करवा देते हैं। स्ट्रॉन्ग हैलोजिनेटिंग एजेंट है, हैलोजन का एडिशन करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। क्या है बेटा, इथाइल अल्कोहल। C2H5OH PCl3 के साथ रिएक्शन कराई, एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, इथाइल क्लोराइड, साथ में H3PO3 निकला। और यहां पर भी हमने रिएक्शन कराई PCl5 के साथ, तो यहां से PCl3 निकला। तो यहां पर इससे ये भी हैलोजनेटिंग एजेंट, हैलोजन में कन्वर्ट कर देता है। एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है। सिल्वर के साथ रिएक्शन कराओ, AgCl का फॉर्मेशन कर देता है। टिन के साथ रिएक्शन कराओ, SnCl4 का फॉर्मेशन कर देता है। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हैलोजिनेटिंग एजेंट। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, PCl3 की बात हो रही है। सबसे पहले N की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉस्फोरस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा फॉस्फोरस के, 5। जितने भी सराउंडिंग एटम है यूनिवैलेंट हैं, तो हमने प्लस कर दिया 3 डिवाइड बाय 2 कर दिया, कितना आया 4। N की वैल्यू जब जब 4 होती है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो यहाँ पर सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, तो हम क्या बोलेंगे, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर जब जब होता है तो शेप क्या हुआ करती थी, ट्राइगोनल पिरामिडल। बस वही तो है बेटा, क्या हमने ये नहीं पढ़ा हुआ, बताओ जरा। ये देखो यही तो था, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। क्या दिक्कत हो गई भाई, कुछ भी तो नहीं है, यूं ही परेशान हो जाते हैं, चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। यही तो फायदा है पी ब्लॉक जैसे चैप्टर में, जहां पे कुछ नया होता है वहां हमें याद करना है। क्या ये रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ी? अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हम भूल गए, हम ये हो गया वो हो गया। परेशान होने से क्या होगा बेटा, रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, जितनी देर में इतना परेशान हो जाते हो, ठीक है।
नेक्स्ट देखो बेटा, उसी तरीके से PCl5 की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर लेते हैं। चलो PCl5 की अगर हम बात करें तो PCl5 जब गैसियस स्टेट में होता है तब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस PCl6 माइनस। PCl4 प्लस में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और PCl6 माइनस में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। और यहाँ पर शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है, बॉन्ड लेंथ वेरी करती है बिल्कुल, एक्सियल की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल, और रिपल्सन की वजह से ऐसा होता है। अब कोई बोलेगा मैम ये लिखा हुआ था, आप पीपीटी मत लेकर आओ। चलो अब लिखकर भी समझाएंगे तो समझाएंगे भी तो वही, क्योंकि पढ़ा हुआ ही है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा देते हैं। देखो ये रफ है भाई, जिसकी इच्छा हो लिखना, जिसकी इच्छा हो मत लिखना, क्योंकि जहां मैं हेडिंग रफ डाल दूं मतलब मैं सिर्फ समझा रही हूं, उसको नहीं लिखना, बाकी इच्छा है लिख सकते हैं। अब मैं इस PCl5 की अगर बात करूं, अगर मैं इस PCl5 की बात करूं तो PCl5 में ये अब तक जो हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, दैट इज क्या पढ़ा था बेटा, क्या अब तक इसका हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते आए हैं? यस बेटा, क्या हाइब्रिडाइजेशन इसका हम अभी तक पढ़ते आए हैं, बताओ जल्दी। दैट इज सबसे पहले हम सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते थे, क्या करते थे, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात वो PCl5 गैसियस स्टेट में होता था। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं तो वो फास्फोरस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। जितने भी सराउंडिंग एटम है यूनिवैलेंट है, यूनिवैलेंट है वैलेंसी 1, तो 5 + 5 किया डिवाइड बाय 2 किया, तो यहां से क्या आ गया बेटा, यहां से क्या आ गया बेटा, अरे भाई हाँ 5 + 5/2 किया, अरे यार कितना आ गया बेटा, ये सीखा था नहीं सीखा था, पढ़ाया था, एक मैम थी सुंदर सी भोली भाली सी, जिसको तुम कभी कभी दीपिका पादुकोण क्या देते हो, ठीक है, तो हमने पढ़ाया था यार, ये हमने पढ़ा था, वेस्पर थ्योरी पोस्टुलेट नंबर 2, 5 + 5/2 कितना आया 5, एन की वैल्यू 5 है, तो जितने भी सराउंडिंग एटम है वो 5 हैं, ठीक है 5 हैं, तो हम कह सकते हैं 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तब शेप क्या हुआ करती थी बेटा, ट्राइगोनल, क्या हुआ करती थी बेटा, दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। याद है बेटा, अगर मैं पूछूं ज्योमेट्री तो भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट, याद होगा बेटा। अब इस केस में यहां पर क्या टेंडेंसी होती थी बेटा, हमारे पास दो पोजीशन होती थी, एक होती थी एक्सियल, 3 होती थी इक्विटोरियल, क्लियर। तो यहां पर हमने, ये रहा हमारा फास्फोरस, ये इक्विटोरियल जहां पे बॉन्ड पेयर्स 120 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट है, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इक्विटोरियल 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 पोजीशन, ये क्लोरीन एक्सियल और ये क्लोरीन एक्सियल। ये जो एक्सियल पोजीशन होती है ना, इनकी बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू इक्विटोरियल ज्यादा होती है, क्लियर है या नहीं। यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होता है और ये जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री होता है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स निकालने का तरीका भी हमने आपको पढ़ाया था और आपने पढ़ा था, आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। फॉर्मूला लिखो ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2, ठीक है बेटा। तो ये क्विक रिविजन है, चीजें बीच बीच में आती हैं, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये PCl5 गैसियस स्टेट में है तब ऐसा है, लेकिन जब यही PCl5 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो सॉलिड स्टेट में ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, दैट PCl4 प्लस PCl6 माइनस। अब आप यहां पर भी n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, n बराबर फॉस्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 4 क्लोरीन यूनिवैलेंट स्पीसीज 4, जितना प्लस उतना माइनस, डिवाइड बाय 2 कितना आया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां पर देखो n बराबर फॉस्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, यूनिवैलेंट स्पीसीज 6, जितना माइनस उतना प्लस, डिवाइड बाय 2 किया, कितना आया बेटा 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब चाहे तो ड्रॉ कर लो, इसीलिए हमने यहां पर लिखा है ये पॉइंट। तो अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा,
क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, व्हाट आर द पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5। अगर स्टेट मेंशन नहीं करता, गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, तब आंसर एक ही रहेगा sp3d। और अगर स्टेट मेंशन कर देता है सॉलिड स्टेट, तो उस केस में PCl sp3 और sp3d2। लेकिन अगर पूछता है व्हाट आर द पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5, तो इतना ध्यान रखना कि भाई sp3d भी करेक्ट है, sp3 भी करेक्ट है, sp3d2 भी करेक्ट है। तीन ऑप्शन दे रखे हो, ऑल ऑफ दी विल बी द करेक्ट आंसर, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा, शेप पूछ सकता है, बता देंगे मैम। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, एक्सियल की ज्यादा होती है। ये रहा स्ट्रक्चर, ए एक्सियल बॉन्ड, ए इक्वेटोरियल बॉन्ड। बॉन्ड एंगल तीन तरह के एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, किसी को ये शक तो नहीं है मैम 90 डिग्री का है, एक्सियल वाला इक्वेटोरियल के साथ तो 90 डिग्री पे है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हो चुका है, PCl3 हो चुका है। PF5 एक स्यूडो रोटेशन की तरह बिहेव करता है। स्यूडो रोटेशन हम आपको बताएंगे लास्ट में, अभी नहीं, इस पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल फ्लोरीन वाले जो होते हैं ये अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये इनकी टेंडेंसी होती है, इसी को हम बोलते हैं स्यूडो रोटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर, राइट। नेक्स्ट हम बात, ये प्रिपरेशन गलत लिखा हुआ है, इसे यहां से हटा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है बेटा, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं बेटा, वो हर ग्रुप जिसके पास E डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ हो, क्लियर, और उसके साथ OH ग्रुप बॉन्डेड हो, तो वो हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, और उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन। तो यहां पर अगर हम बोल रहे हैं P के साथ डबल बॉन्ड O है और OH भी है, तो ये एक ऑक्सी एसिड है, किसका, फॉस्फोरस का। तो हम यहाँ पर N फैक्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, N फैक्टर, जो कि आपने रेडॉक्स में भी पढ़ा होगा, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ OH ग्रुप को, कि उसके साथ कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमें अगर कंपेयर करना है इन ऑक्सी एसिड्स, ये जितने भी अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स, इन ऑक्सो एसिड्स की हम बात करेंगे, तो ऑक्सो एसिड्स जो होते हैं H3PO2, H3PO4, H3PO3, H4P2O5, H2P4O6, ये जितने भी होते हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब साथ वाले को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर उसको रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करना है तो वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। याद आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज है, फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज है, वो भी कहां से कहां तक होगी बेटा, बिल्कुल -3 से लेकर +5 तक होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, कि -3 से लेकर +5 तक होगी। क्यों जी, क्योंकि -3 वैलेंसी 3 होती है, माइनस चार्ज के साथ रिप्रेजेंट करो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 + 5। ठीक है, तो अब इस केस में कोई भी एलिमेंट जो +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में है, या कोई भी एलिमेंट जो -3 से लेकर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, साथ वाले को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना। तो अगर रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होना है, तो +4 तक भी अगर कोई अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। इसीलिए जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे ना किसी भी ऑक्सी एसिड के पास, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतना कम आएगी पॉजिटिव में, उतना नेगेटिव में आएगी। हम प्रूफ करके दिखा देंगे आपको स्ट्रक्चर बना के। ठीक है बेटा, अब एक आपको पॉइंट बता देते हैं, उसके बाद हम सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो बेटा, 3 याद रखना, 3 के नाम याद रखना, 2 के ही रख लो बहुत है, H3PO4 और H3PO3।
3। ये दो याद रखोगे एकदम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो है ना पहला वाला H3PO4, इसे क्या बोलते हैं? इसे ऑर्थोफॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बेटा? रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक। ठीक है, वहीं पे जब 3 ऑक्सीजन होती हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस। क्या बेटा? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर? इसे हम बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। अब इस केस में जब इन एसिड, इन दो को याद रखना, तो हमारे पास कोई भी एसिड है, उस एसिड को हम स्पेशली ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, अगर उस एसिड को हम 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से वाटर रिमूव कर दें, क्या बेटा? 2 से मल्टीप्लाई करें और वाटर रिमूव कर दें, तो वहां से हमारे पास उसका पायरो एसिड मिल जाता है। मतलब अगर ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई किया, पानी निकाल दिया, तो मिल जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके H2O2 निकाल दें, तो यहां से मिल जाता है हाइपो एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? तो ये ध्यान रखो। अब हम यही स्ट्रक्चर, ये चार्ट एक बार देख लो, मैं एक बनवाऊंगी, आप सारे बना दोगे, क्योंकि बेटा अगर हमें स्ट्रक्चर सही से बनाना आएगा, अगर हमें स्ट्रक्चर सही से बनाना आएगा, तो हम उस केस में सीख पाएंगे कि वहां पे कितने पीएच बॉन्ड हैं, कितने पीओएच बॉन्ड हैं, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर बनाना आता है तो उस केस में हम सही तरीके से सारी चीजें बता पाएंगे। ठीक है, देख लिया बच्चों। अब हम चलो, अब मैं अगर आपको कुछ ना भी बनवाऊं ना, तो आप खुद भी सब बना सकते हो। देखना बेटा, पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दैट इज, इसको फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं, दैट इज H3PO2। तो ये ट्रिक आपने पहले भी सीखा हुआ है बेटा, कि ये जितने भी होते हैं ना, इनकी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या करो बेटा? सबसे पहले एक P डबल बॉन्ड O बना दो। क्या बना दो बेटा? एक P डबल बॉन्ड O बना दो, और फिर उसके बाद OH को और H को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। क्या कर लो? OH को और H को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जितने OH हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन गया, अब 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो इसके पास 3 OH हो गए। एक ऑक्सीजन गया तो 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, तो 2 OH, बचा हुआ H। इससे ये पता चल जाएगा। तो बेटा इसी पीएच बॉन्ड की बात हो रही थी, कि ये जो पीएच बॉन्ड होता है, ये डिसाइड करता है कि किसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा। क्लियर बेटा? बढ़ते हैं हर एक ऑक्सो एसिड की तरफ। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर? तो इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहां पर फॉर्मेशन करते हैं बेटा, चलो इसका H3PO2, तो सबसे पहले P डबल बॉन्ड O, उसके बाद एक OH बचा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर बनाए, क्या ध्यान रखना है? एक P डबल बॉन्ड O दे देना है अगर एक फॉस्फोरस है तो। अब बचे हुए OH और हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब यहाँ पर बेटा इसको देखकर बताओ नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड कितने हैं। तो नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड गिन के बताना बेटा कितने हैं, दैट इज 2। क्लियर? यहाँ पर नंबर ऑफ, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, POH बॉन्ड कितने हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बनानी आती होगी तभी बता पाओगे, 1 है। नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O 1। क्लियर? ये किसकी सिंगल प्रिपरेशन है बेटा, एक सिंगल प्रिपरेशन है जो आपको याद रखनी है। क्या प्रिपरेशन है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम H3PO2 के साथ कराते हैं, तो यहां से हमारे पास ये H3PO2 जो है, यहाँ पर ये जो फॉस्फोरस है, क्या ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसमें पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है।
अगर किसी में एक भी पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है तो बिल्कुल वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, इसको माना एक्स। तो जब भी स्ट्रक्चर देखकर हम किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, उसके आसपास वालों पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। इस ऑक्सीजन पे -2 है, इस ऑक्सीजन पे भी -2 है, इस हाइड्रोजन पे +1, इस हाइड्रोजन पे +1, लेकिन इस पे -2 आया कैसे, इसने इस फॉस्फोरस से तो एक ही लिया और एक इस हाइड्रोजन से लिया। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा, -2 -1 +1 +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1। और मैंने आपको क्या कहा था, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर +4 के बीच में है तो वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और यहाँ से यहाँ पर जाने पर, यहाँ से यहाँ पर जाने पर फॉस्फोरस अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया बेटा, चाहो तो चेक कर लो। यहाँ पर फॉस्फोरस आ चुका है, दैट इज -8, दैट इज +3, दैट इज +5, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को रिड्यूस करके निकाल दिया। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पर 0 में है, तो रिड्यूस करके सिल्वर को ऑब्टेन किया, दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसे फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं। देख लो बेटा एक बार इसे जल्दी से। और पीएच बॉन्ड वाले कंसेप्ट, स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा बेटा, फिर आपको सीधा सीधा पूछा जाता है कि किसमें कैसे किसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड जिसे फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो मैंने कहा था ना, रस मतलब 3 ऑक्सीजन है, तो इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे बनानी है जैसे सबकी बनाई है। P डबल बॉन्ड O एक बना दिया। P डबल बॉन्ड O बनाने के बाद बाकी बचे हुए OH को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बची, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 2 तो प्रेजेंट है यहाँ पर OH बॉन्ड, और एक बच गया हाइड्रोजन, तो रिप्रेजेंट कर दिया। पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है तो बिल्कुल बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और उसने किया। जब H3PO3 को हीट किया तो यहाँ पर H3PO4 में गया और यहाँ से इसने फॉस्फीन का फॉर्मेशन किया। किसका बेटा, फॉस्फीन का फॉर्मेशन किया। अब इस केस में सेम चीज इसके लिए भी बता सकते हैं, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड, अगर एक भी पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है तो बिल्कुल वो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। 1 नंबर ऑफ POH बॉन्ड, दैट इज 2। क्लियर। नंबर ऑफ PO बॉन्ड, दैट इज 1। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल H+ आयन, नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल H+ आयन कितनी है बेटा, तो कैसे देखते हैं, n फैक्टर, इसी को और क्या बोलते हैं, दैट इज n फैक्टर। तो वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली बॉन्डेड हो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, वो हाइड्रोजन क्या होती है बेटा, ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन, और यहां पर इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। क्लियर। इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो अब इस केस में ये सारी चीजें आपको देखनी आनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा, पायरोफॉस्फोरस। तो मैंने कहा था ना, किसी का भी पायरो बनाना है तो आप क्या करोगे, फॉस्फोरस एसिड जो है वो क्या है बेटा, H3PO4, H3PO3। तो अब इस केस में इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, पायरो फॉस्फोरस एसिड। फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। तो H3PO3 को मल्टीप्लाई बाय 2 से किया तो कितना आया बेटा, H6P2O6। इसमें से H2O निकालते हैं, इसमें से H2O निकालेंगे तो क्या बचा, H4P2O5, दैट इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब जो फॉर्मूला लिखा है बिल्कुल उस तरीके से स्ट्रक्चर बना दो। बना देते हैं जी। देखो बेटा ध्यान से, यहां पर एक H3PO4 था, P डबल बॉन्ड O, OH OH
क्लियर, एक तो हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन OH OH, क्लियर। दूसरा H3PO4 OH OH H, क्या रिमूव करना है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। तो यहां से क्या बन गया बेटा, देखना ध्यान से, यहां से क्या बन गया, P डबल बॉन्ड O H OH ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड O OH और H। ये ध्यान रखना बस, अगर एक भी pH बॉन्ड प्रेजेंट है, एक भी pH बॉन्ड प्रेजेंट है तो बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ही करेगा। आप इस स्ट्रक्चर के लिए भी सब कुछ बता सकते हो, नंबर ऑफ pH बॉन्ड, नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O, नंबर ऑफ POH और साथ में N फैक्टर और ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम बता देंगे। ठीक है बेटा, देखना ध्यान से, यहाँ पे pH बॉन्ड कितने हैं बेटा, pH बॉन्ड 1 2, PO बॉन्ड कितने हैं 2, POH बॉन्ड कितने हैं 2, तो ट्रांसफरेबल H प्लस भी 2 ही है, क्योंकि कोई भी एसिड सिर्फ उसी हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर सकता है जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड हो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो N फैक्टर भी 2। नेक्स्ट, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ POP बॉन्ड है भी या नहीं, तो नंबर ऑफ POP बॉन्ड 1 है, ये रहा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, देख लो बेटा, इस पे -2G, इस पे -2G, इस पे -2G, इस पे +1, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान से समझना कि ये फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, इससे तो एक ही लिया ना, तो इसका -1, तो X बराबर -1, इधर से पूरा पूरा जितने बॉन्ड जितना चार्ज, इसके साथ एक बॉन्ड तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसके साथ +1, तो कितना आ गया बेटा, -1 -2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एज इट इज बेटा, यहां पर भी कर लो कैलकुलेट, +1 -1 -2 -3 -1 -2 -1 +1, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल, pH बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये क्या करता जाता है, इसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहने दे रहा है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बिल्कुल बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्या बनाना है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में मैंने क्या बताया था कि हाइपो अगर किसी का भी बनाना है, लेकिन यहां लिख दिया हाइपोफॉस्फोरिक, रिक लिख दिया है, तो हम रस का बाद में बना लेंगे, पहले हम रस बना लेते, ये ऊपर नीचे हो गया यार, ऑर्थोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक, चलो अब जो भी है बेटा, H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आया, H6P2O8। अब इस केस में यहां से हमने माइनस कर दिया H2O2, तो कितना आ गया बेटा, H4P2O6, तो यही मैंने आपको बताया था, यहां से हम फॉर्मेशन कर देते हैं हाइपो का भी। क्लियर, तो जैसा लिखा है वैसे ही स्ट्रक्चर बना देंगे। अब H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, सबसे पहले 2 फॉस्फोरिक एसिड बना देते हैं, ये रहा P डबल बॉन्ड O, इसके साथ OH OH, 3 OH होते हैं ना इसमें, तो तीनों OH होते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया बेटा, एक P डबल बॉन्ड O, बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये रहा P डबल बॉन्ड O OH OH OH। अब इस केस में क्या करना है, सिंपल यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया तो क्या बन गया बेटा, यहां से ऊपर आया P डबल बॉन्ड O, यहां पर प्रेजेंट है OH, यहां पर प्रेजेंट है OH, यहां पर आया ऑक्सीजन, यहां पर आया फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O OH OH, गड़बड़ कर दी, हमें H2O2 निकालना था, क्या बेटा, H2O2 निकालना था, H2O2 पूरा गया तो यहां से क्या बन गया बेटा, यहां से ये बॉन्ड भी गया, ये इस तरीके से, तो पहली स्ट्रक्चर आई जिसमें PP बॉन्ड प्रेजेंट है,
तो इसके लिए भी हम सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, कैसे, साइड में बता देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ POH बॉन्ड कितने हैं बेटा, देखना एक बार ध्यान से, 1 2 3 4, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया 4, तो POH 4 है। P डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितने हैं 1 2, POP बॉन्ड कितने हैं 0, PP बॉन्ड कितने हैं 1, PH बॉन्ड कितने हैं 0। अब एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम एलिमेंट से ना इलेक्ट्रॉन लेता ना देता, इधर से -1, इधर से -1, इधर से कितना -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +4। यहां पर इधर से -2 -1 -1 +4 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट उतना अच्छा होता जितना ज्यादा पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो अब मैं आपको दे रही हूं होमवर्क। होमवर्क क्या है, आपको बनाना है फॉस्फोरिक एसिड। बना लोगे? फॉस्फोरिक मतलब H3PO4, एक P डबल बॉन्ड हो, बचे हुए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बांट देना। उसके बाद उसमें कितने POH हैं, कितने PH हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके सारे बॉन्ड्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद पायरोफॉस्फोरिक पता है कैसे बनाना है, H3PO4 को 2 से मल्टीप्लाई करना, -H2O कर देना, इसका फॉर्मेशन कर देना, नंबर ऑफ POH बॉन्ड, PH बॉन्ड, PP बॉन्ड, POP बॉन्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ये भी होमवर्क है, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट बेटा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये मैं आपको कल कराऊंगी। इसमें क्या करते हैं, ये एक पॉलीमर जैसा होता है, H3PO4 बनाया, बीच में से पानी निकालते जाओ। इसमें क्या करते हैं HPO3N में। ठीक है, उसके बाद साइक्लिक ट्राइमर साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड, बड़ा इजी है। 3 H3PO4 बनाओ, 3 H3PO4 बनाओ, बीच में से पानी निकालो। ट्राई करना, कल मैं क्लास में इसको डिस्कस करूंगी। तो मैंने ये स्ट्रक्चर्स होमवर्क दी हैं। ठीक है, और बेटा कल हमें और भी अच्छे से चीजें कवर करनी है। बेटा आज बहुत कम पढ़ाया, सिर्फ ऑक्सो एसिड डिस्कस किए। तो बेटा ये कम पढ़ाने का, ये रिवीजन करने का एक पर्पस होता है, आप उस पर्पस को सॉल्व करो, समझो। कल की क्लास में हम कंटेंट काफ़ी कुछ इकट्ठा करेंगे, काफ़ी कुछ कवर करेंगे। उसके बाद हम कल मोस्ट प्रोबेबली इस फैमिली को ख़त्म कर देंगे, ग्रुप 15 दैट इज़ नाइट्रोजन फैमिली। टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, लोड बिल्कुल लेना नहीं है। कल की क्लास के बाद एक क्विज कॉम्पिटिशन में भी मैं कोशिश करूंगी लाइव सेशन रखूं, ग्रुप 15 के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से आइडिया लग जाए और रिविजन हो जाए। तो हम रिविजन क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड। कल के क्लास में मैं कोई डाउट नहीं लूंगी, लेकिन उसकी नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर आपके डाउट्स लूंगी। और आज की क्लास थोड़ा जल्दी अपडेट होनी है 1 बजे, क्योंकि MR सर की क्लास आज 4:30 बजे होगी। थोड़ा सा कुछ क्लास क्लैश हो रही है उनकी, दैट्स वाई आज की क्लास मेरी जल्दी थोड़ी सी मुझे बाइंड अप करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, मैं कल की क्लास में कवर कर लूंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, जितना पढ़ाया है उतना अच्छे से पढ़ो और टेंशन मत लो यार। ठीक है, बिल्कुल कूल होके मस्त होके पढ़ना है। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।